वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्जाम्स। आज हम रन एंड मार्टन के चैप्टर नंबर 18 का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। प्रेफरेंस ऑफ यूजिंग दैट ओवर हु और विच, कि कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पे हम हु और विच की बजाय दैट को प्रेफर करेंगे, दैट को इस्तेमाल करना ज़्यादा मुनासिब समझेंगे। तो सबसे पहले है आफ्टर एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री, कि एडजेक्टिव की जब सुपरलेटिव डिग्री आए, EST वाली फॉर्म आए, तो उसके साथ हम दैट का इस्तेमाल करेंगे, ना कि हु और विच का। एग्जाम्पल है द वाइजेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड मेड मिस्टेक्स। अब वाइजेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, तो यहाँ पे हमने दैट इस्तेमाल करना है, ना कि हु और विच। दूसरा है दिस इज द बेस्ट। अब ये जो बेस्ट है ये भी सुपरलेटिव डिग्री है गुड की, तो यहाँ पे भी हमने दैट का इस्तेमाल किया है। दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू, तो दैट सुपरलेटिव डिग्री जो है एडजेक्टिव की उसके साथ इस्तेमाल होता है। और दूसरा जब वर्ड्स आए ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, ओनली, इस तरह के जो वर्ड्स आए तो उनके साथ भी दैट को हम इस्तेमाल करेंगे, ना कि हु और विच को। कैसे? एग्जांपल है हमारे पास ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लाइटर्स। अब यहाँ पे दैट है। ही इज द सेम मैन दैट ही हैज बीन। अब सेम का वर्ड आया तो साथ हमने दैट इस्तेमाल कर लिया। तीसरी एग्जांपल में ओनली का वर्ड इस्तेमाल आया तो हमने दैट इस्तेमाल किया है। चौथी एग्जांपल में नथिंग आया तो हमने दैट इस्तेमाल किया। और पांचवी एग्जांपल में मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक। अब ओनली आया तो फिर भी हमने दैट का इस्तेमाल कर लिया है। यहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते कि मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक, तो ये प्रेफरेंस है, तरजीह है कि हम तरजीह देंगे दैट को। यहाँ पे हु भी लगा दें तो सेंटेंस गलत नहीं होगा, ग्रामेटिकली सही रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे हु नहीं लगाएंगे बल्कि दैट का इस्तेमाल ज़्यादा मुनासिब समझा जाता है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस केस है, ना कि ये है कि वो गलत है, गलत नहीं होगा। तीसरा है जब कोई इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आए, जैसे कि हु और व्हाट है, तो उसके साथ भी हम दैट को प्रेफर करेंगे। कि पहली एग्जांपल है हु दैट सा हर डिड नॉट पिटी हर, कि जिसने भी उसको देखा उसने उस पर रहम नहीं किया। ट्रांसलेशन को छोड़ें आप। अब यहाँ पे हु जो है वो एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है और उसके साथ हमने रिलेटिव प्रोनाउन दैट को इस्तेमाल कर लिया। अब यहाँ पे आप एक थोड़ी सी देर के लिए सोचें कि हु के साथ रिलेटिव प्रोनाउन भी आप हु ही इस्तेमाल कर रहे हैं, कि हु दो दफा हु आ गया, हु सा हर डिड नॉट पिटी हर। अब यहाँ पे हु पहला जो है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है और दूसरा जो हु है वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होना था। तो वो कितना अजीब सेंटेंस बनता कि हु दो दफा हु सा हर डिड नॉट पिटी हर। तो यहाँ पे इसीलिए प्रेफरेंस, तरजीह और मुनासिब दैट को ही समझा जाता है, तो यहाँ पे दैट लगेगा। और जब व्हाट आएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन तो फिर भी हम दैट इस्तेमाल करेंगे। व्हाट इज देयर दैट आई डू नॉट नो। चौथा जब हम दैट को प्रेफर करेंगे वो है जब दो एंटीसीडेंट्स हो, एक उनमें से पर्सन हो यानी कि इंसान हो, और दूसरा उनमें से एनिमल या कोई चीज हो, जानवर हो या कोई वैसे चीज हो, बेजान चीज। एग्जाम्पल देखते हैं द बॉय एंड हिज डॉग। अब यहाँ पे बॉय जो है वो पर्सन की कैटेगरी में है और डॉग जो है वो एनिमल की कैटेगरी में है। तो दो एंटीसीडेंट्स हो गए, दोनों के लिए जो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है वो दैट है। द बॉय एंड हिज डॉग दैट हैड trespassed on the club premises were turned out। तो यहाँ पे बॉय और डॉग के लिए हमने दैट इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हम हु और विच इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि दैट को तरजीह देंगे, दैट यहाँ पे ज्यादा मुनासिब है। नेक्स्ट है हमारे पास अ स्पेशल यूज ऑफ वट। अब जो वट का एक खास इस्तेमाल वो ये है कि वट दैट विच के मीनिंग में इस्तेमाल होता है, दैट विच के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। कैसे? कि वट, पहली एग्जाम्पल देखें, वट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। अब यहाँ पे वट अगर हम हटा दें और वहां पे लगा दें दैट विच कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, तो कहने का मतलब ये है कि वट जो है वो बाजुकात दैट विच के मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा होता है, दैट विच की जगह पे इस्तेमाल हो रहा होता है, उसका मतलब दैट विच होता है। अगर उसकी ट्रांसलेशन करें तो पहला दूसरी एग्जाम्पल है व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, और तीसरी एग्जाम्पल है ही फाउंड व्हाट ही वाज लुकिंग फॉर। अब तीसरी एग्जाम्पल को देखते हैं, उसकी ट्रांसलेशन करते हैं, ही फाउंड व्हाट ही वाज लुकिंग फॉर। इसका मतलब है उसको वो मिल गया जिसकी वो तलाश कर रहा था। तो यहाँ पे व्हाट का मतलब है वो जो, गौर कीजिएगा, ही फाउंड उसको वो मिला, व्हाट, अब ये व्हाट का मतलब है वो जो, ही वाज लुकिंग फॉर जिसकी वो तलाश कर रहा था।
तो वट का मतलब है वो जो, और वो जो के लिए जो वर्ड है वो है दैट विच। तो दैट विच की जगह पे हम वट लगा लेते हैं और ये एक अच्छा सेंटेंस बनता है। दैट विच की बजाय अगर हम वट इस्तेमाल करें तो सेंटेंस की सेंस इंतहाई बेहतर बनती है एज कंपेयर टू दैट विच। तो हम ही फाउंड वट ही वॉज लुकिंग फॉर लिखेंगे, ना कि हम लिखेंगे ही फाउंड दैट विच ही वॉज लुकिंग फॉर। तो वट जो है वो दैट विच के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे नोट करें एक छोटी सी बात, वो ये है कि नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव केस और सिर्फ सिंगुलर के लिए वट इस्तेमाल हो रहा है। आप गौर से देख लें, हमने नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव पे बहुत ज़्यादा पहले वर्क मेहनत कर ली है उस पर अंडरस्टैंडिंग के, और आपको पता होना चाहिए कि नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव केस कौन सा होता है। तो यहाँ पे वट जो है वह नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव और साथ ही सिंगुलर है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ एज के वर्ड एज जो है वो ओल्डर इंग्लिश जो है उसमें एज अ रिलेटिव प्रोनाउन ही इसको इस्तेमाल किया जाता था। किसके साथ? वर्ड सच के साथ। एग्जाम्पल है हमारे पास, दीज मैंगोज आर नॉट सच एज आई बॉट यस्टरडे। अब जो रिलेटिव प्रोनाउन की हमने डेफिनेशन शुरू में की थी वो ये थी कि ये एज अ कंजंक्शन भी काम कर रहा होता है और एज अ प्रोनाउन भी काम कर रहा होता है। यहाँ पे आप नोट करें कि सच एज की सेंस देखें तो एज यहाँ पे जो है वो एज अ कंजंक्शन भी और एज अ प्रोनाउन भी इस्तेमाल हो रहा था। इसको रिलेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है और ये ओल्डर इंग्लिश में इस्तेमाल भी होता रहा। दूसरी एग्जाम्पल देखें, वी हैव नेवर हैड सच अ टाइम एज द प्रेजेंट। तो यहाँ पे भी एज जो है वो एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। तो जो वर्ड एज है वो ना सिर्फ सच बल्कि सेम के साथ भी इस्तेमाल आपको नजर आएगा। उसका एग्जाम्पल देखते हैं, माई ट्रबल इज द सेम एज योर्स। अब योर्स का मतलब है कि जैसी आपकी, कि मेरी वही मुश्किलात हैं जैसे कि आपकी। तो एज जो है वो एज अ रिलेटिव प्रोनाउन काम कर रहा है। दूसरी एग्जाम्पल है, दिस इज नॉट द सेम एज दैट, कि ये ऐसा नहीं है जैसा वो है। तो यहाँ पे भी एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपने देखा होगा इसको ब्रैकेट्स में लिखा गया है, तो ये ऑप्शनल है, आप लगा लें तब भी ठीक है, ना लगाएं तब भी ठीक है। तो एज का यहाँ पे इस्तेमाल ये है कि ये सच और सेम के साथ इस्तेमाल होता है एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, बट इन ओल्डर इंग्लिश, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास बट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन के बट जो है वो एक प्योर कंजंक्शन है। जब हम कंजंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें बट आएगा, BUT बट। तो बट जो है वो एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन का काम होता है दो फ्रेजेस को आप आपस में मिला के एक सेंटेंस बनाना। तो कंजंक्शन है बट, लेकिन वो एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता रहा है ओल्डर इंग्लिश में। तो कैसे, उसको देखते हैं हम। पहली एग्जांपल है, देयर इज नो हिंदू बट नोज द स्टोरी ऑफ द रामायण। अब इस सेंटेंस का मतलब है देयर इज नो हिंदू हु डज नॉट नो द स्टोरी ऑफ द रामायण, कि कोई ऐसा हिंदू नहीं है जिसको रामायण की स्टोरी का पता ना हो। दूसरी एग्जांपल है, देयर इज नो मैन बट विश टू लिव, कि कोई ऐसा बंदा नहीं जो जीना ना चाहता हो, कि जिंदा रहना ना चाहता हो। तो बट का मतलब है कि एक नेगेटिव के बाद इस्तेमाल होने वाला रिलेटिव प्रोनाउन। एज अ कंजंक्शन यहाँ पे बट इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये यहाँ पे एज अ रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट है ओमिशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन, के कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कि उसको ना भी लिखें तो सेंटेंस का गुजारा हो जाता है। वो पहली एग्जांपल देखें कि जब एक्यूजेटिव केस में आ रहा हो रिलेटिव प्रोनाउन तो उसको ओमिट किया जा सकता है, उसको निकाला जा सकता है। पहली एग्जांपल है, फ्यू एंड शॉर्ट वर द प्रेयर्स वी सेड। अब वी सेड के बाद अगर हम दैट लगा दें तो भी सेंटेंस सही है, कि फ्यू एंड शॉर्ट वर द प्रेयर्स वी सेड दैट। लेकिन यहाँ पे दैट को हमने उड़ा दिया तो दैट ओमिट हो गया। सेकंड एग्जांपल है, आई एम मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्वे दैट, या यहाँ पे विच आई सर्वे। तो यहाँ पे सर्वे के साथ दैट जो है वो एज अ रिलेटिव प्रोनाउन आ सकता है, लेकिन हमने उसको उड़ा दिया तो सेंटेंस हमारा फिर भी ठीक है। अब आप नोट करें कि दैट जो है वो हम प्रेफर करते हैं उसको पर्सन्स के साथ, कि इंसानों के साथ इस्तेमाल करने के लिए, कि मैन या वोमैन हो तो उसके साथ हम दैट इस्तेमाल करते हैं। तो आपने नोट किया होगा कि हम कहते हैं द मीटिंग विच आई अटेंडेड यस्टरडे, जबकि हम अगर लिखें कि द मीटिंग दैट आई अटेंडेड यस्टरडे, वो ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि दैट हम पर्सन्स के लिए प्रेफर करते हैं, पर्सन्स के लिए तरजीह देते हैं, पर्सन्स के लिए उसे मुनासिब समझते हैं। लेकिन अगर इन दोनों को यहाँ से निकाल दें, विच को भी और दैट को भी, तो क्या सेंटेंस बनता है, द मीटिंग आई अटेंडेड यस्टरडे। सेंटेंस ये भी सही है, और यहाँ पे हमने दैट को उड़ा दिया, ओमिट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ
कि दैट या विच जो भी था, लेकिन मुनासिब विच है यहाँ पे, तो विच को हमने उड़ा दिया, ओमिट कर दिया, क्योंकि वो एक्विजिटिव केस में था। नेक्स्ट है इन पोएट्री के पोएट्री में हम जो है रिलेटिव प्रोनाउन को ओमिट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और नॉमिनेटिव केस में निकाल सकते हैं। लेकिन पोइट्री के बारे में आपको बात बता दूं कि पोइट्री जो है अगर उसकी आप ग्रामर पढ़ने बैठ जाएं तो आपकी जो बाकी जो ग्रामर है जितनी भी, वो उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर डालेगी। कैसे कि पोइट्री में एक अलग ही दुनिया और उसमें अलग ही रूल्स हैं जो कि आपकी नॉर्मल इंग्लिश जो है, रूटीन इंग्लिश, उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। अब यहाँ पे नॉमिनेटिव केस को ही उड़ाया गया है पोइट्री में। एग्जाम्पल देखें, टिस डिस्टेंस लैंड्स एनचैंटमेंट टू द व्यू, गया। इस डिस्टेंस के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन था वो गया। दूसरी एग्जांपल, आई हैव अ ब्रदर इज कंडेम्ड टू डाई। अब ब्रदर के बाद भी एक रिलेटिव प्रोनाउन आना था और यहां पे आना था आई हैव अ ब्रदर दैट इज कंडेम्ड टू डाई। दैट जो कि एक नॉमिनेटिव केस था उसको उड़ा दिया। तो ये पोइट्री में होता है कि नॉमिनेटिव केस जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन का उसको ओमिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो मॉडर्न डे इंग्लिश है उसमें जो नॉमिनेटिव केस को ओमिट करना बहुत एक्सेप्शनल है। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास, देयर समबॉडी एट द डोर दैट वांट्स टू सी यू। अब ए जो यहाँ पे लगा उसका मतलब है कोई ना कोई रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे हम दैट लगाएंगे कि देयर समबॉडी एट द डोर दैट वांट्स टू सी यू। दैट को हम उड़ा दें तो होगा देयर समबॉडी एट द डोर वांट्स टू सी यू। तो ये कॉलिक्वल स्पीच है, तो इसमें हम नॉमिनेटिव केस को उड़ा सकते हैं। लेकिन फिर मैं रिपीट करता हूं कि पोइट्री के जो रूल्स हैं उसको आप बहुत कम इंपॉर्टेंस दें, पढ़ लें, थोड़ा सा जेहन में रख लें कि ऐसा एक्सेप्शनल केस पोइट्री में पाया जाता है, लेकिन उसको अपनी जो जनरल ग्रामर है इंग्लिश की लर्निंग की उसमें आप अप्लाई करने की कोशिश ना करें, वरना आपकी जो बाकी जितनी भी लर्निंग है उसको वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि पोइट्री में हमेशा एक्सेप्शनल रूल्स होते हैं। नेक्स्ट है ओमिशन ऑफ द एंटीसीडेंट, कि सिर्फ हम जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसको ही ओमिट नहीं करते, बल्कि एंटीसीडेंट जो होता है, जो नाउन जिसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसको भी ओमिट किया जाता है। तो अगर ओल्डर इंग्लिश में देखें हम तो उसमें हमको एग्जांपल्स मिलेंगी एंटीसीडेंट को ओमिट किए हुए की। कि पहले एग्जांपल है हमारे पास, हु वर्क्स नॉट शैल नॉट ईट, कि जो काम नहीं करता वो नहीं खाएगा, जो काम नहीं करेगा वो नहीं खाएगा, कि वो भूखा मरेगा। तो एक्चुअल में ये होना चाहिए था कि ही हु वर्क्स नॉट शैल नॉट ईट, कि वो जो काम नहीं करेगा वो नहीं खाएगा। तो ही को यहाँ पे, ही जो कि एंटीसीडेंट है, उसको ओमिट कर दिया गया। दूसरी एग्जांपल है, होम द गॉड्स लव डाई यंग। तो यहाँ पे दोज जो है वो एंटीसीडेंट होना था, लेकिन उसको गायब कर दिया गया और लिख दिया गया होम द गॉड्स लव, कि जिन्हें खुदा प्यार करता है वो जवानी में मरते हैं। तो यहाँ पे दोज जो था, जो कि एंटीसीडेंट था, उसको ओमिट किया गया है, निकाला गया है। जबकि नीचे वाली अगर उसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो वहाँ पे हमने दोज लगाया, और जो कि सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, वो भी दोनों ही ठीक हैं। लेकिन यहाँ पे ऊपर वाले सेंटेंस में होम द गॉड्स लव डाई यंग, यहाँ पे दोज ओमिट है और दूसरे में दोज को हमने लिखा हुआ है कि दोज होम द गॉड्स लव डाई यंग, मतलब दोनों का सेम ही है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन एंड इट्स एंटीसीडेंट, कि एंटीसीडेंट जो कि नाउन और प्रोनाउन होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन जो कि उसी नाउन और प्रोनाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, उनके दरमियान में एग्रीमेंट किस चीज़ का, नंबर का और फॉर्म का। और नंबर जो है उसके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देता है वो होता है वर्ब। वर्ब हमें बताता है कि नंबर जो है वो प्लूरल है या सिंगुलर। कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं। पहले एग्जाम्पल है, द बॉय हु वाज लेजी वाज पनिश्ड, कि वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमें बताएगा नंबर के बारे में। तो यहाँ पे जो दो बॉय है, बॉय है एंटीसीडेंट, और उसके लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है वो है हु, और जो नंबर के बारे में हमें बता रहा है वो है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वाज। द बॉय हु वाज लेजी वाज पनिश्ड, दो दफ़ा वाज आया, तो हेल्पिंग वर्ब वाज हमें बता रहा है कि ये सिंगुलर है। दूसरी एग्जांपल, द बॉयज़, अब यहाँ पे बॉयज़ हो गया, एंटीसीडेंट प्लूरल हो गया है, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन हमारा सेम ही रहा है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था हु के बारे में कि हु प्लूरल और सिंगुलर दोनों के लिए सेम ही है। लेकिन साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें बता रहा है कि जो पीछे एंटीसीडेंट है वो प्लूरल है। यहाँ पे वाज की जगह पे अब वर हो गया। तो द बॉयज हु वर लेजी वर पनिश्ड, कि जो लड़के सुस्त थे
उन्हें सज़ा दी गई। तो यहाँ पे वर हमें बता रहा है कि एंटीसीडेंट प्लूरल है, और ऊपर वाली एग्जाम्पल में वाज हमें बता रहा था कि एंटीसीडेंट जो कि बॉय है वो सिंगुलर है। तो हमें वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हमें बताता है कि रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर क्या है। तीसरी एग्जाम्पल भी इसी तरह है, आई हु एम यूर किंग विल लीड यू। अब यहाँ पे एक बात अंडरस्टैंड करने की है कि यहाँ पे जो एंटीसीडेंट है वो है आई, और उसके लिए हमने जो रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल किया है वो किया है हु। एम हमें बता रहा है आई के बारे में, एम है हेल्पिंग वर्ब। तो हु जो है वो आप देख लें कि बॉय के साथ भी, बॉयज़ के साथ भी, आई के साथ भी हु ही आ रहा है, और देखें वी के साथ भी हु ही है। तो हु से हमें कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें फौरी बता देता है कि एंटीसीडेंट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आई के बारे में एम बता रहा है कि पीछे, एम खुद ही बता रहा है कि पीछे आई है, एम हमें ये बता रहा है कि पीछे आई है, और एम हमें इंफॉर्मेशन देकर आई जो है वो सिंगुलर है। तीसरी एग्जाम्पल चौथी एग्जाम्पल, वी हु सीक यूर प्रोटेक्शन आर स्ट्रेंजर्स हियर। अब वी यहाँ पे एंटीसीडेंट है, हु सेम ही रहा, रिलेटिव प्रोनाउन सेम ही रहा, जबकि आर जो है हेल्पिंग वर्ब वो हमें बता रहा है कि यहाँ पे एंटीसीडेंट जो है वो प्लूरल है। तो ये है एक चीज़ कि एंटीसीडेंट के बारे में वर्ब या जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें इंफॉर्मेशन दे देता है उसकी प्लूरल या सिंगुलर होने के बारे में। तो यहाँ पे एक नोट करने की बात है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन का केस है उसके बारे में हमें उसका जो वर्ब के साथ रिलेशन है वो चीज़ हमें इंफॉर्मेशन दे देती है। कैसे? एग्जांपल है हमारे पास, रामा इज़ द बॉय हु डिड इट। अब यहाँ पे हमने ऑटोमेटिकली देख लिया कि हु काम करने वाला, बॉय सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। तो जब जो रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के तौर पे काम कर रहा हो तो वो होता है नॉमिनेटिव केस। दूसरी एग्जांपल है, रामा इज़ द बॉय होम आई वांट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो गया, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो तो वो एक्यूजिटिव केस हो जाता है। तो तीसरी एग्जांपल है, रामा इज द बॉय हुज पेंसिल आई हैव। तो यहाँ पे हुज जो है वो पोसेशन को शो कर रहा है। तो जहाँ पे पोसेशन हो वहाँ पे जेनेटिव फॉर्म होती है रिलेटिव प्रोनाउन की, या जेनेटिव केस आप कह सकते हैं। तो इन शॉर्ट, जहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे रिलेटिव प्रोनाउन काम कर रहा हो वो नॉमिनेटिव केस, जहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे रिलेटिव का प्रोनाउन काम कर रहा हो वो एक्यूजिटिव केस, और जहाँ पे पोसेशन शो कर रहा हो रिलेटिव प्रोनाउन वो जेनेटिव केस होता है। तो यहाँ पे वर्ब के साथ रिलेशन कैसे हुआ? वर्ब हमें बताएगा कि का जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो काम कर रहा है या उस पर काम हो रहा है। तो वर्ब हमें ये इंफॉर्मेशन देगा, या वर्ब हमें ये बताएगा कि काम करने वाला जो है वो एज अ वर्ब, एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है या ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। के रिलेटिव प्रोनाउन को हम उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, कहाँ पे उसको फिट करना चाहिए इन अ सेंटेंस। तो इसके लिए एक जनरल और वेरी गुड रूल है, वो ये है कि एज नियर एज पॉसिबल टू इट्स एंटीसीडेंट। के रिलेटिव प्रोनाउन को उसके एंटीसीडेंट के करीब तर लगाना चाहिए ताकि सेंटेंस जो है वो एम्बिग्यूस ना हो, मुबहिम ना हो, उसका मतलब अजीब ना बन रहा हो। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं, द बॉय हु वोन फर्स्ट प्राइज इन इंग्लिश इज द सन ऑफ माई फ्रेंड मिस्टर जोशी। कि लड़का जिसने इंग्लिश में फर्स्ट प्राइज जीता है वो मेरे दोस्त मिस्टर जोशी का बेटा है, इसका ये मतलब है। यहाँ पे बॉय जो है वो एंटीसीडेंट है और उसके लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है वो है हु। तो हमने क्या किया, एज नियर एज पॉसिबल लगा दिया, कि बॉय के साथ ही हु लगा दिया, कि यहाँ पे हु जो है उसका मतलब बॉय ही है। अब दूसरी एग्जांपल देखें, उसी को मॉडिफाई किया गया है, द बॉय इज द सन ऑफ माय फ्रेंड मिस्टर जोशी हु वोन द फर्स्ट प्राइज। ये इसमें एम्बिग्यूटी है। एम्बिग्यूटी क्या है? इसमें मुबहिमपन है, छुपी हुई बात है, अजीब सी एक कंफ्यूजन है। और कंफ्यूजन ये है कि पता नहीं चल रहा कि मिस्टर जोशी को फर्स्ट प्राइज मिला है या उसके बेटे को मिला है, क्योंकि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो मिस्टर जोशी के साथ लगा हुआ है। तो हमें ये थोड़ा सा गो के बारीकी से देखें तो हमें पता चल जाएगा कि हु का मतलब कौन यहाँ पे है, लेकिन हमें ये थोड़ी सी एक जनरल परसेप्शन आ रही है कि कहीं मिस्टर जोशी को तो प्राइज नहीं मिला, क्योंकि हु तो मिस्टर जोशी के साथ लगा हुआ है। तो इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए एक जनरल रूल है, और वो ये है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसको एंटीसीडेंट के साथ करीब ही लगा दो ताकि इस तरह की कोई एम्बिग्यूटी पैदा ना हो। और
यहाँ पे एक जो नोट करने की बात वो ये है कि अगर इस तरह की एम्बिग्यूटी पैदा हो रही हो, इस तरह का कन्फ्यूजन वाले सीन बन रहा हो, तो आप क्या करें, आप पंक्चुएशन से इस्तेमाल कर लें कि कॉमा से उसको सेपरेट कर दें ताकि अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे हम अगर इसको कॉमा से सेपरेट करें दूसरी वाले एग्जांपल को, द बॉय इज द सन ऑफ माई फ्रेंड मिस्टर जोशी। अब मिस्टर जोशी के बाद अगर हम कॉमा लगा दें और साथ लिखें हु वोन द फर्स्ट प्राइज, तो फिर वो अंडरस्टैंड करना इस सेंटेंस को एज कंपेयर टू दिस सेंटेंस ज़्यादा आसान हो जाएगा कि वो कॉमा हमें बता देगा कि हु जो है वो बॉय को रेफर कर रहा है। तो इस तरह की जब कंडीशन हो, जैसे कि लास्ट में हमारे पास एग्जांपल है, आई विद माय फैमिली रिसाइड इन अ विलेज नियर पुणे विच कंसिस्ट ऑफ माय वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन। अब ये बड़ा एम्बिगुअस सा, बड़ा कंफ्यूजन वाला सेंटेंस बन गया। अब इसको हमने पंक्चुएशन के थ्रू, कॉमास के थ्रू सेपरेट करना है इस तरह से कि इसमें जो एम्बिग्यूटी है, कंफ्यूजन है, वो दूर हो जाए। आई विद माई फैमिली, फैमिली के बाद एक कॉमा लगा दें, रिजाइड इन अ विलेज नियर पुणे, पुणे के बाद एक कॉमा लगा दें, विच कंसिस्ट ऑफ माई वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन। तो यहाँ पे 2 अगर कॉमास लगें तो ये सेंटेंस समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस। अब ऐसे प्रोनाउंस जैसे कि हु, विच या वट, अगर इसके साथ हम ऐड कर दें एवर या सो एवर, इस तरह के जो वर्ड्स अगर पार्ट्स ऐड करें तो वो एक प्रोनाउंस बनते हैं, लिस्ट बनती है। वो कौन सी बनती है? हु एवर, हु सो एवर, विच एवर, वट एवर, वट्सएवर। अब इसमें जो वट एवर है वो आपने अक्सर इसका इस्तेमाल अब जो डेली इंग्लिश जो स्पीकिंग है उसमें आप देखते होंगे कि वट एवर बहुत से लोग उसको बहुत कसरत से इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर वट एवर कर रहे होते हैं। तो ये जो होते हैं वट एवर और विच एवर टाइप जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, इन्हें हम कहते हैं कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस, क्योंकि ये दोनों का यूँ कह लें कि पार्ट्स मिला के बनाए होते हैं कि एक सो एवर और साथ में वट लगा के वट्सएवर एक कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन बन गया। तो इसमें जो एक बारीक बात है वो ये है कि ये इसमें जो एंटीसीडेंट होता है उसको एक्सप्रेस नहीं किया गया होता, वो एक मुबहम छुपा हुआ होता है। कैसे? एग्जाम्पल हमारे पास हूसोएवर एक्सल्टेथ हिमसेल्फ शैल बी अबेज्ड, कि जो भी अपनी तारीफें करे उसकी बेइज्जती करनी चाहिए। तो अब हूसोएवर जो है उसका मतलब है एनी एंड एवरी पर्सन हु, कि कोई भी, यहाँ पे हूसोएवर से मतलब है कोई भी शख्स। तो यहाँ पे जो एंटीसीडेंट है उसको मेंशन नहीं किया जाता। जैसे हमने पीछे एग्जांपल्स देखी थी कि एंटीसीडेंट को मेंशन किया जाता है कि ही हु डन दिस शुड बी अबेज्ड। तो ही यानी कि आ गया अपना एंटीसीडेंट और साथ में ही रिलेटिव प्रोनाउन हु आ गया। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन में ही वाला जो सीन है वो ओमिट है, कि उसको छुपा हुआ, मतलब कि यूं कह लें कि ओमिट किया गया है कि ही हूसोएवर का मतलब है कोई भी हो सकता है। तो ये कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस का थोड़ा सा इस्तेमाल है। लास्ट जो बात है वो चैप्टर नंबर 18 की, वो ये है कि हुएवर और वटएवर जो हैं ये आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं पहले बता रहा था कि वटएवर का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा कुछ लोग करते हैं। तो हुएवर कम्स इज़ वेलकम, व्हाटएवर ही डज वेल। तो हुएवर वटएवर इनका इस्तेमाल आपको अक्सर मिलेगा एज़ कम्पेयर टू दूसरी जो फॉर्म्स हैं जो हूसोएवर या हूसो या विच एवर, इस तरह की जो फॉर्म्स हैं रिलेटिव गो के वो भी कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस है, लेकिन उनका इस्तेमाल आप कम देखेंगे। जबकि वट एवर और हुएवर इस तरह के जो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस हैं उनका इस्तेमाल आपको ज़्यादा नजर आएगा इन डेली इंग्लिश। तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 18 है वो कंप्लीट होता है। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं और आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन हासिल करते रहें।